हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2021 के लिए जो हम लोगों ने न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट किया था, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप असहयोग आंदोलन के बारे में जान लीजिए। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि हुई थी यह 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया था इसकी पुष्टि। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी इसमें शामिल नहीं थी। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। तो दांडी मार्च की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किए और 24 दिनों के पैदल यात्रा के बाद ये 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और अगले दिन सुबह 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तो ये समाप्त कब हुआ था, तो 5 अप्रैल 1930 को जो है यह समाप्त हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तो दोनों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो चौरी चौरी घटना जो है, चौरा चौरी की घटना, यह 5 फरवरी 1922 बिल्कुल सही है और इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, ये भी सही दिया गया है। पूना समझौता जो है ये 26 सितंबर 1932 को नहीं हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 के दिन हुआ था, तो ये गलत दिया गया है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 23 मार्च 1942 को नहीं, 9 अगस्त 1942 को ये जो है शुरू हुआ था, तो ये भी गलत दिया गया है। तो राइट आंसर इसका सी और डी दोनों जो है इसमें से गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की गठन कब किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, आज़ाद हिंद फौज के बारे में जान लीजिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो है सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, लेकिन इसके सफलतापूर्वक स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था 1943 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर चौथे नंबर क्वेश्चन का 21 अक्टूबर 1943 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो आपको पता होगा कि सती प्रथा का उन्मूलन जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 के नियम 17 के द्वारा जो है इसको प्रतिबंधित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1830 में ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था। किसकी सहायता से, तो कर्नल सलीमन की सहायता से। ये भी फ्रेंड्स आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। ये श्रेय जो जाता है यह किसको जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसको लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। लॉर्ड एल्गिन प्रथम का जो कार्यकाल था यह 1861 से लेकर के 1862 तक फ्रेंड्स रहा था, ठीक है। इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पील कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में यूरोपीय तथा भारतीयों के बीच अनुपात को निर्धारित किया गया है। यह सही अनुपात इसमें से पूछा गया है। तो 1800 जब 57 की क्रांति हुई थी तो 1858 में पील आयोग आया था, पील कमीशन आया था और इसके अनुसार जो थी, देखिए फ्रेंड्स, पहले जो था भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों का जो अनुपात था वो 5:1 था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है इसको घटा करके कितना कर दिया गया, इसको घटा करके 2:1 कर दिया गया भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों का। लेकिन यहाँ प्रश्न में देखिए पहले यूरोपीय पूछा गया है और बाद में भारतीय पूछा गया, तो ये 1:2 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है यह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 में की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग के द्वारा की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि वायसराय को विधि बनाने के लिए अधिकृत किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो ये अधिनियम जो था यह था 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो था यह पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश का एक संघर्ष था। इसमें पल्लव वंश शामिल नहीं था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि पाल वंश की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले कौन सा शासक शामिल हुआ था। तो ये धर्मपाल हुआ था। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। पाल वंश का संस्थापक जो था ये गोपाल था। 750 ईस्वी में इसने जो है पाल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारा जब यह सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी आप ज़रूर कर देंगे। देखिए, यदि संघर्ष का मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी का उपरोक्त कथन किस आंदोलन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे द्वारा वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई है। तो ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत जो है यह की गई है नासिक में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ध्यान देंगे कि हाल ही में किसे, यहाँ सुधार करेंगे, हाल ही में किसे नया लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA नियुक्त किया गया है। देखिए, यहाँ पर आपसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है लेखा महानियंत्रक। तो ये नियुक्त किए गए हैं दीपक दास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ABC, यहाँ D बना लीजिएगा सभी ऑप्शन में, यहाँ से थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। ऑप्शन में उनका नाम दिया गया है, उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा साइरस पूनावाला को। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में आर्मेनिया के जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है निकोल पाशियान। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम इनका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। देखिए, अभी हाल ही में जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था 2020 वाला, इसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया है। क्लियर है। 33वां जो होगा ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा 2024 में। ठीक है फ्रेंड्स, और 2028 में अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, सुधा पुरी ने लिखा है। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया है। जिसका नाम दिया गया है आदित्य L1। आदित्य L1 ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। तो ये बन गई हैं क्रिस्टीना कोच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अच्छा, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। तो ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत जो है की गई थी और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है ये अंकित फाड़िया हैं। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है फ्रेंड्स कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं। तो जम्मू कश्मीर में कुल जिले जो हैं यह 22 हैं और लद्दाख से पूछा जाए तो लद्दाख में 2 जिले हैं। क्लियर है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। हाल ही में लद्दाख ने जो है हिम तेंदुआ को अपना राजकीय पशु घोषित किया है
और काला गर्दन वाला जो सारस है उसको राजकीय पक्षी घोषित किया है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, यह किस शहर में है? तो सुखना जो है फ्रेंड्स यह चंडीगढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं शहरोज काशिफ। ये जो है पाकिस्तान के हैं, ध्यान रखेंगे। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब नए राष्ट्रपति ईरान के बन गए हैं इब्राहिम रईसी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये राज्य बन गया है उत्तराखंड। देखिए पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर देखिए कि 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए 18वां एशियाई खेल का आयोजन जो है ये 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबंग में किया गया था। 19वां जो किया जाएगा इसका आयोजन चीन के हांगजू में किया जाएगा 2022 में, और 20वां जो है 2026 में जापान में किया जाएगा नागोया में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश के पहले रेल रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? तो किस रेलवे स्टेशन पर किया है? तो आसनसोल जो है पश्चिम बंगाल में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 29 नंबर देखिए 2021 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है 7 अगस्त के दिन, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किन दो देशों के बीच नौ सैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 आयोजित किया गया? जिसका आयोजन जो है अबू धाबी के तट पर किया गया है, और ये भारत और यूएई के बीच का नौ सैनिक अभ्यास है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं, और भारत का यह सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। इस बार भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता है, 2 सिल्वर मेडल जीता है और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है कि 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इस बार जो है 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चित तूफान ल्यूपिड किस देश से संबंधित है? तो ल्यूपिड जो है यह संबंधित है जापान से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिएगा, 34 देखिएगा कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में की गई। इनको भी आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो देखिए फ्रेंड्स मूल अधिकार की बात करें, फंडामेंटल राइट जो है यह भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। इसे कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 36 नंबर देखिएगा, निम्न कथन पर विचार करें और इसमें से सही कथन आपको जो है गलत कथन आपको बताना है। गलत कथन इसमें से आपको चुनना है। तो पढ़िए एक एक करके। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, गलत है। 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु आवश्यक है, नहीं 30 वर्ष की आयु आवश्यक है, तो ये भी गलत दिया गया है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये तो सही कहा गया, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। 1/4 नहीं, 1/3 सदस्य जो है प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये भी गलत दिया गया। तो सभी के सभी जो है गलत हैं, तो ऊपर एक सभी गलत हैं। 37 नंबर देखिएगा कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। यह सही दिया गया है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया हमारे संविधान में, तो ये गलत दिया गया है। केवल एक जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो फ्रेंड्स ये होना चाहिए 2 माह के भीतर। 3 तरह का आपातकाल है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन, ठीक है, और 360 में वित्तीय आपातकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, और यह विपक्षी दल के नेता के द्वारा लाया जाता, मतलब विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है। किसी भी विपक्ष का नेता इसको जो है प्रस्तुत करता है सदन में। और विश्वास प्रस्ताव ये सरकार के द्वारा लाया जाता है, जो अभी सरकार है सदन में, जो नेता हैं पक्ष के, उनके द्वारा लाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बार जो है यह कब लाया गया था, तो राइट आंसर 1963 में हो जाएगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ में। उसके बाद देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है, तो यह अनुच्छेद है 37। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में, और इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, यानी कि फेडरल है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है, तो ये आर वेंकट रमन में भी किया है और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी किया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद देखिए, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। चलैया समिति का गठन जो है कर ढांचों पर सुधार के लिए किया गया था 1991 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है, तो फ्रेंड्स ये क्रांति है भूरी क्रांति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन वह आसानी से चला जाता है, इस प्रकार की मनी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हॉट मनी। ध्यान रखेंगे, हॉट मनी कहा जाता है। लकड़वाला समिति किससे संबंधित है, तो लकड़वाला समिति जो है यह गरीबी मापने पर निर्धारित की गई थी। तो राइट आंसर जो है गठन किया गया था गरीबी मापने के लिए, तो गरीबी हो जाएगा। 1993 में इसने जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक अनुमोदित करता है, पारिश्रमिक मूल्य जो है यह कौन अनुमोदित करता है, तो ये करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर देखेंगे। 49 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिलते थे, तो ये रखे मिलते थे उत्तर की दिशा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने अभी फिलहाल तुरंत 15 नया प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 20 मिनी प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है और 30 से अधिक फुल लेंथ और हमने प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है। करीब 100 से अधिक वीडियो को हमने कवर किया हुआ है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप एक बार देख लेंगे। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया, तो ये चौथी बौद्ध संगति थी। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन जो है यह कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, और ये बिहार से बाहर आयोजित होने वाली एकमात्र बौद्ध संगति है। ध्यान रखेंगे, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी रिजुपालिका नदी पर। और महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी या फिर फाल्गु नदी, निरंजना ही फाल्गु नदी, दोनों का एक ही नाम है, एक ही नदी है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो हैं ये मखलीपुत्र तीस हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। इसने बहुत से इमारतों का निर्माण करवाया, जैसे कि दिल्ली का लाल किला है, आगरा का ताजमहल है, इस प्रकार से उसने अनेकों महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करवाया है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स जहांगीर की, तो जहांगीर के शासनकाल को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, और अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आप इन सभी को जरूर ही ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, मुगल काल में जो मुहतसिब होता था वो कौन होता था, तो यह एक प्रकार का मुगल काल का आचरण अधिकारी होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज एक ही बात है, दीवाने अर्ज लिखा जाए या दीवाने आरिज लिखा जाए। यह विभाग जो है यह एक सैन्य विभाग था, और इसकी स्थापना जो है बलबन ने करवाया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे, तो ये फ्रेंड्स अकबर के दरबारी चित्रकार थे, दसवंत और बसावन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, कुंडलकुलम और कल्पक्कम
ये दोनों जो है तमिलनाडु में है। कुंडलकुलम और कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में है, कर्नाटक में ये नहीं है। उसके बाद काकरापार गुजरात में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। तो गलत इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है, तो ये शूटिंग से है, निशानेबाजी से है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं सौरभ चौधरी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 59 नंबर है कि हाल ही में किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है, तो ये देश है अपना पड़ोसी देश नेपाल। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेपाल में जो प्रधानमंत्री बने हैं कुछ दिन पहले, शेर बहादुर देउबा बने हैं, ध्यान रखेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, शेर बहादुर देउबा हैं। उसके बाद 60 नंबर देखिएगा कि 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा जो है यह किन दो देशों के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो 38वीं जो है ये किसके बीच करती है, तो 38वीं करती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। अच्छा, 49वीं समानांतर रेखा जो है यह सीमा निर्धारण करती है यूएसए और कनाडा के बीच में। उसके बाद एक और सीमा रेखा है 17वीं समानांतर रेखा, ये जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच करती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो है यह कौन सी करती है, आप कमेंट करके इसका नाम बताइएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है डब्ल्यूटीओ के विषय में सही नहीं है। तो देखिए, डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में 1 जनवरी के दिन हुई थी, बिल्कुल ध्यान रखना है। किसके स्थान पर, गेट के स्थान पर। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, सही है। वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है, ये गलत है, ये संयुक्त राष्ट्र का संगठन है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही नहीं दिया गया है। 62 नंबर देखिएगा, 62 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। प्रश्न कर रहा है कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में आयोजित हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। इसमें विजेता टीम बांग्लादेश रहा था, भारत उप विजेता रहा था। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। तो पूछा गया कौन सा सही है, तो तीनों सही है, तो 1 2 3 सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा जारी नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है। देखिए फ्रेंड्स, यह रिपोर्ट जो है अगस्त 2021 में प्रकाशित की गई और इसमें भारत का स्थान जो है 122वां है, ध्यान रखेंगे। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो भारत का पहला राज्य वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला बन गया है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है, तो फ्रेंड्स इसकी थीम जो है यह है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 66 नंबर है कि निम्न में से क्या अच्छे ईंधन के गुण नहीं होते हैं। तो देखिए, अच्छा ईंधन का गुण क्या होता है कि उसका ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए, जलने पर कोई भी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, पूर्ण दहन उसका होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम नहीं ज़्यादा होना चाहिए था, बिल्कुल ये सही दिया गया। तो इसमें से पूछा गया गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है क्वेश्चन नंबर 67 कि कोल गैस होता है, तो कोल गैस में होता है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, CO2 जो है इसको जल गैस कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इसको जल गैस कहा जाता है। यहाँ देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ विटामिन है और दूसरी तरफ जो है उनकी कमी से होने वाला रोग दिया गया है। विटामिन B7 से कमी से कौन सा रोग होता है, पहले आप ये जान लीजिए विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। और B12 का साइनोकोबालामिन, विटामिन 11 विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। अब देखिए, अब मिलान कर लेते हैं। विटामिन बी की कमी से, बायोटिन की कमी से बाल झड़ते हैं। विटामिन 12 यानी कि साइनोकोबालामिन की कमी से जो है ये रक्त में अरक्तता होती है। उसके बाद विटामिन ई की कमी से, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, टोकोफेरॉल कहा जाता है, इसमें जो होता है बांझपन उत्पन्न होता है। विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो राइट आंसर इसका 3142 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है, तो ये इकाई है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, तो ये रोग है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है,
तो आरबीसी जो है यह हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन का वहन करता है। उसके बाद देखिएगा किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, तो इसको कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। ध्यान रखेंगे, इसको जो है गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। उसके बाद 73 नंबर है कि निम्न में से निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल जो है नहीं पाया जाता है, तो न्यूक्लिक अम्ल जो है यह जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो मीठा पानी का इसमें से सबसे अच्छा स्रोत नदी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, तो देखिए विटामिन ए जो है यह पाया जाता है पालक में, आम में, जंतुओं के यकृत और गुर्दे में, मछली तेल में नहीं पाया जाता है। तो 75 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा गया है, तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मिलान करना है। देखिए मिलान में क्या है, प्रतिरोध, तो ये किससे मापा जाता है, ओम, मतलब उसका यूनिट दिया गया है। विद्युत प्रवाह एम्पियर हो जाएगा, बल जो है न्यूटन हो जाएगा, पावर जो है वाट हो जाएगा। तो आप लोग इसको मिला लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन धातु के गुण नहीं है। तो देखिए धातु जो होता है विद्युत ऊष्मा का सुचालक है, सही है। कमरे के ताप पर ठोस होता है, यह भी सही दिया गया है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, तो ये जो है गलत दिया गया है। ठीक है, ये धातु के गुण नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि धातु में सबसे कम घनत्व वाला कौन सा तत्व है, तो सबसे कम घनत्व इसमें से लिथियम का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, तो ये तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सुपरनोवा घटना क्या है, तो देखिए जो मृत तारे होते हैं उनका विस्फोट जो होता है सुपरनोवा घटना के बाद, उसमें एक ब्लैक होल है। ठीक है, यह घटना जो है एक ब्लैक होल है, ऑप्शन नंबर ए। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर है, तो देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से बीचों बीच होकर के मध्य प्रदेश से गुजरती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को जो है क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश को। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। ध्यान रखेंगे कहाँ पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है, तो इसमें से मीथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गाड़ी से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस कौन सी होती है, तो गाड़ी से जो मेनली जो पॉल्यूटेंट निकलता है यह कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, CO। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से देखिए सुमेलित जो नहीं है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है, बाकी सभी जो हैं सुमेलित हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, तो इसमें से शीत महासागरीय जलधारा जो है अग्लुहास नहीं है। अग्लुहास जो है यह हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। वेंगुएला जो है फ्रेंड्स, यह जो है वेंगुएला अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत पूछा गया है। दक्षिण भारत जब पूछा जाए तो ये कहा जाता है किसको, कावेरी को। अगर दक्षिण गंगा पूछा जाए, दक्षिण गंगा, तब गोदावरी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है, तो कल ही हमने इसको कवर किया हुआ था डिटेल में। भूकंप और जो ज्वालामुखी क्षेत्र है उसको जो है रिंग ऑफ फायर नाम दिया गया है। तो राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें से तकलामाकल मरुस्थल चीन में है, थार भारत में, अटाकामा चिली में, गिब्सन जो है ये अफ्रीका में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित रहते हैं। संचार उपग्रह जो है ये बहिर्मंडल में अवस्थित रहते हैं। विली वुली किस क्षेत्र की चक्रवातीय घटना है, तो यह घटना है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की। ध्यान रखेंगे विली विली। सदाबहार क्रांति का संबंध है द्वितीय हरित क्रांति से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल जो है ये नीलगिरी पहाड़ी है।
नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है। ध्यान रखेंगे डोडा बेटा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फ्रेंड्स 96 से लेकर के 100 तक में मैथ के प्रश्न है, इनका आंसर मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर 97 का देख लीजिए, 97 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपना स्कोर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा।